हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रटना नहीं चाहते, समझकर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। याद रखेंगे ये चैप्टर आपका क्या है, 5 है, जो है द्रव्य की अवस्था, द्रव एवं गैस। ये इस चैप्टर का लेक्चर 6 है। मतलब इससे पहले के 5 टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं जी। चलिए अब हम जानते हैं बायल्स का नियम, सॉरी बायल्स नहीं, आदर्श गैस समीकरण। देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से डिटेल में, बट मैं चाहता हूं कि आप रटे नहीं, समझ कर याद करें, तो उसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए आदर्श गैस समीकरण, ये इसका मतलब एक समीकरण हमें तो मिलेगा, सिंपल सी बात है। आदर्श गैस समीकरण मतलब एक समीकरण हमें मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगा। तो वो समीकरण कैसे मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक आपको अभी हमने सबसे पहले पढ़ाया था बायल्स का नियम, बायल्स का नियम, ये आपको हमने सबसे पहली बात पढ़ा दिया था, इस चैप्टर को शुरुआत किया था उसी टाइम। बायल्स का नियम आशा करता हूं आपको याद होगा। तो बायल्स का नियम हमने पढ़ाया था। दूसरा हमने पढ़ाया था चार्ल्स का नियम, और तीसरा एक और हमने पढ़ाया है जो है अवोगाद्रो का नियम, जो कि अभी हमने कल ही पढ़ाया था, अवोगाद्रो का नियम। तो ये 3 नियम हमने आपको पढ़ाए हैं, और भी हमने गैलुसेक का नियम पढ़ाया है, ठीक है ना। बट मोस्टली ये जो तीनों नियम है, एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि ये तीनों चीजें किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन पर दिए गए हैं। कोई भी गैस है तो उसके एक निश्चित द्रव्यमान के लिए, मतलब किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन के लिए ये सभी नियम दिए गए हैं। तो ये सभी, इन सभी नियमों को आपस में हम मिलाएंगे, इन सभी नियमों को हम आपस में मिलाते हैं तो एक हमें समीकरण प्राप्त होगी। इसी समीकरण को, इसी जो ये समीकरण प्राप्त होगी, इसी समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो का नियम, जब इन तीनों को हम मिलाते हैं तो मिलाने पे एक हमें समीकरण मिलेगी। उसी समीकरण को हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो या तो आप ऐसे कह दें, या आप में एक और बात बताना चाहूंगा इससे भी शॉर्ट, कि इन तीनों, ये तीनों किस नियम के अंतर्गत आते हैं, तो जो ये तीनों गैस का नियम, तो गैस का जो नियम होता है, तो गैस की नियम को ही लगभग 5 प्रकार से हमने बांटा है, जिसमें से ये तीनों गैस के ही नियम है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं सिंपल सी कि ये तीनों गैस के नियम हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैसों के नियमों को आपस में मिलाने पर बनने वाले या प्राप्त समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। कह सकते हैं ना इसे कि गैसों के नियमों को आपस में मिलाने पर प्राप्त समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो वही बात हमने लिखा है कि आदर्श गैस के नियम को आपको मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब आदर्श गैस के नियम को आपस में मिलाने पर बनने वाले या प्राप्त समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अगर आप शॉर्ट में चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए कैसे हमें समीकरण मिलेंगे उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या हमें समीकरण मिलेंगे उसको हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लें, यहाँ पे लिखेंगे तब चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम, सॉरी पहले हम बायल्स के नियम को लेते हैं, ठीक है ना। आप उसी को भी ले सकते हैं, पर हम पहले बायल्स के नियम लेते हैं। अच्छा, बायल्स का नियम में हमने आपको क्या बताया था, एक हमने समीकरण दिया था, याद है। हमने कहा था कि स्थिर ताप पर
किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद है ये हमने समीकरण दिया था, बट इसमें हमने एक बात बताया था कि इसमें जो ताप होने चाहिए, मतलब जो ताप व मोलों की जो संख्या होनी चाहिए वो स्थिर होनी चाहिए। ताप व मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। ये कंडीशन हमने आपको बताया था। बताइए, आपको याद है ना, हमने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है उसके दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम जानते हैं, ये तो पहला नियम हमारा हो गया। पहले नियम से हम ये फॉर्मूला जानते हैं जी, मैं आशा करता हूं कि आपको याद भी होगा। दूसरा एक और हमने पढ़ा था, चार्ल्स का नियम। अच्छा, जब चार्ल्स का नियम हमने पढ़ा था तो इसमें हमने आपको क्या बताया था? चार्ल्स के नियम में हमने एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह उसके क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। वह उसके किसके? उसके ताप के समानुपाती होता है। क्या हो गया भैया, काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है ना, परंतु यहाँ पे हमने एक और कंडीशन बताया था कि यहाँ पे जो दाब व मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने चार्ल्स के नियम में आपको बताया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है उसके क्या होता है? उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, और तीसरा एक और हमने बताया था जो है अवोगाद्रो का नियम। आपको याद होगा तो एक और हमने बताया था कल ही, अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो के नियम से अगर हम देख लें, तीसरा अवोगाद्रो का नियम। अब अवोगाद्रो के नियम से अगर हम देख लें तो इसमें हम क्या जानते हैं? अवोगाद्रो के नियम से हमने बताया था कि स्थिर मतलब स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह उसके मोलों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? यहाँ पे एक कंडीशन है कि ताप व दाब दोनों स्थिर होने चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ से हमें 3 समीकरण मिल गया। एक समीकरण ये फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण थर्ड। तो 3 हमें समीकरण मिल गए। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अवोगाद्रो के बॉयल्स के नियम से हमें बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, चार्ल्स के नियम में हमें यह बताया गया है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। तीसरी बात यहाँ पे बताया गया अवोगाद्रो के नियम में कि स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसकी मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये बात हमें बताई गई। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों नियम है ना, इन तीनों नियमों को हम आपस में मिलाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को आपस में मिलाने पर, तो अगर हम इनको मिलाते हैं तो क्या मिलता है समझिएगा। भी सभी भी है इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड हम भी लिख देंगे और इधर वाले सभी आपस में गुणा हो जाएंगे। तो देखिए 1/p है पहले, तो 1/p इंटू n, सॉरी पहले t ही लिख देते हैं, गुणा में तो कोई भी इधर उधर हो इससे कोई दिक्कत नहीं, इंटू n। ये हमने कर दिया जी, समझ रहे हैं ना। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सही कर दें तो भी समानुपाती, इसको हम Tn इंटू p हम लिख सकते हैं। इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका हो ही गया है। अब देखिए ये समानुपाती का चिन्ह हटता है जब, तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k, फिर से t,
फिर से n और बाई क्या है p है, नीचे क्या है p है, तो ये p हमने लिख दिया। यहाँ पे k क्या है, एक नियतांक आता है, ठीक है ना। उसके बाद समझे ये इधर p इधर किधर है, भाग में है ना, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो इधर क्या हो जाएगा p भी हो जाएगा, p भी, और इधर क्या बच गया k t n, यही बच गया ना k t n, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है जी, के टी एन हमने लिख दिया है। अब जो यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ है ये क्या है, यही है आदर्श गैस समीकरण। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, यही है आदर्श गैस समीकरण, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को हमने मिलाया है तो हमें ये मिला है, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमें यहाँ से P भी इक्वल टू KTN हमें मिल गया है। अब एक बात याद रखेंगे, एक और बात कि देखिए बहुत सारे बुकों में यहाँ पे K दिया है, परंतु लगभग आपके बुक या NCERT बुक के अनुसार अगर चलें तो यहाँ पे K की जगह पे R, स्थिरांक के जगह पर R दिया गया है, तो यहाँ पे हम R भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है नियतांक है, तो आप R ही कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, क्या है R क्या है, गैस स्थिरांक है, T क्या है, परम ताप है, N क्या है, मोलों की संख्या है, P क्या है, दाब है, और V क्या है, गैस का आयतन है। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि जो R क्या है, R है गैस स्थिरांक या नियतांक भी आप लिख सकते हैं, और P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, T है परम ताप, N क्या है, मोलों की संख्या। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा कि आपको समझ में आ गया। केवल अगर आता है आदर्श गैस समीकरण, आपको सिंपल वे में यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आपको कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे कि मान लेते हैं बायल्स का नियम या चार्ल्स का नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब पर लिखिए बायल्स का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिलेगा, वहाँ से आप अपने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो बेसिक से भी अपने क्लासेस को स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।